दोस्तों, सभी साथी जो यहाँ जूम पर या फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत है इन 5 दिनों के कार्यक्रम में। और इसका शीर्षक जैसा कि आप सब जानते हैं, आज़ादी, बराबरी और अमन, गांधी से भगत सिंह। एक सवाल बहुत सारे साथियों के मन में उठ सकता है कि आमतौर पे गांधी और भगत सिंह दोनों को दो कंट्राडिक्टरी व्यक्तित्व के तौर पे देखा जाता है, जो एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। ऐसा ही आमतौर पे गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच भी उस अंतर्विरोध को चिन्हित किया जाता है। लेकिन हम इस तरह से महसूस करते हैं कि जो आज का वक्त है और जब हमारी जमहूरियत पे, हमारे सेकुलरिज्म पे, हमारे जो सामाजिक बोध था हमारे देश का, उस पे जब इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो जरूरी है कि हम उन सारे लोगों को से एक साथ सीखने की कोशिश करें जिनके दिमाग में एक हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का सपना था, और उसमें बहुत सारे अंतर विरोध होते हुए भी कुछ बातें उनमें समान थीं। और वो समानता एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की एक भावना थी। और इस पे भी काफ़ी डिस्कशन किया जा सकता है कि सेकुलरिज्म की उनकी अवधारणाओं में बहुत फर्क था, लेकिन वो निश्चित रूप से फिर भी एक बात उनमें समान है कि भारत को वो एक प्रगतिशील जनतांत्रिक सेकुलर देश देखना चाहते थे, और ही शायद हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा मूल्य था। हमने 5 दिन के इस कार्यक्रम का एहतमाम किया है। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म की तरफ से आपका सबका स्वागत है। इसमें और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं जो हम सब मिलके इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी ISD, आमरा एक सचेतन प्रयास कोलकाता, परचम सोसाइटी सहारनपुर, अफकार इंडिया फाउंडेशन शामली, कैंपेन फॉर पीस कंधमाल, फोरम फॉर हार्मनी एंड ह्यूमैनिटी असम, हार्मनी फाउंडेशन इंदौर, मुहिम इलाहाबाद, नेशनल पीस ग्रुप अहमदाबाद, परिधि भागलपुर, रेवोल्यूशनरी कल्चरल फोरम छत्तीसगढ़। तो बहुत सारे बिरादराना संगठनों ने मिलके इस मीटिंग का एहतमाम किया है। आप सबका इसमें स्वागत है। 5 दिन हम लोग साथ रहेंगे, हर शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक। और आज हम लोग प्रोफेसर जगमोहन सिंह को सुनने जा रहे हैं। कल प्रोफेसर चमनलाल हम सबसे संवाद करेंगे। प्रोफेसर चमनलाल गांधी भगत सिंह जी के विचारों और उनके साथियों के विचारों, और उस पे उन्होंने बहुत सारा लिखा है, सारे देश में संवाद किए हैं, भगत सिंह के विचारों को पहुंचाने के लिए शोध किया है। तीसरे दिन हम लोग 2 वक्तव्य सुनेंगे, यानी 30 तारीख को सुधीर विद्यार्थी, जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय जो तमाम क्रांतिकारी थे नौजवान, उन सब के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और अपने शोध से ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारियों से हम सबका परिचय कराया है जिन्हें हम पहले नहीं जानते थे। उसी दिन एक और वक्तव्य होगा प्रोफेसर मेहता का, और वो गांधी विचार के विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर शाह का, माफ कीजिएगा। और 1 तारीख को हम सब गांधी कथा सुनेंगे डॉक्टर सत्यव्रत सिंह से, जो गोरखपुर में रहते हैं और गांधी विचार पे जिनका काम है।
आखिरी दिन हम लोग सांस्कृतिक संध्या होगी इस कार्यक्रम के समापन पर, जिसमें हम संध्या नाइक जी और उनके साथियों से हिंद स्वराज को लेकर और गांधी को लेकर कुछ बातचीत और गांधी जी के भजन सुनेंगे। और साथ में संकर्ष चतुर्वेदी रहेंगे इलाहाबाद से, जो तमाम अशफाकुल्ला खां से, राम प्रसाद बिस्मिल से, भगत सिंह से के आसपास जो गीत गूंजा करते थे, ऐसे गीतों से हमें मुखातिब हम तक वो ले आएंगे ऐसे गीत। तो ये 5 दिनों का कार्यक्रम है। तो जैसा मैंने कहा कि आजादी के संग्राम में शहीद भगत सिंह का वैचारिक योगदान, इस पे आज प्रोफेसर जगमोहन सिंह हम सबसे मुखातिब होंगे। प्रोफेसर जगमोहन सिंह, उनका एक परिचय तो ये भी है कि वो भगत सिंह के भांजे हैं। तो एक तरह से, और ये केवल उनकी रगों में नहीं, इस पूरे हिंदुस्तान की रगों में भगत सिंह का लहू दौड़ रहा है। तो इस तरह से वो हमारे सीनियर भी हुए, हमारे भाई भी और हमारे बिरादर भी हुए। तो हम सब उन्हें बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से आज उनकी बातें सुनेंगे कि भगत सिंह और उनके साथी, जिनके बारे में आमतौर पे ये पहले आरएसएस भी उनकी फोटोज काफी लगाया करता था, जब तक कि उनके विचार प्रकाश में नहीं आए थे। धीमे धीमे बहुत सारे शोधों से, बिपिन चंद्रा से लेकर और प्रोफेसर चमनलाल से लेकर प्रोफेसर जगमोहन सिंह, आप सब ने मिलके जो भगत सिंह की एक तस्वीर खींची, जिसमें एक नौजवान, दुनिया को बदल देने की इच्छा रखने वाला एक नौजवान, अपने बहुत रेडिकल विचारों के साथ एक उभर के भगत सिंह के रूप में सामने आता है, और जो केवल सशस्त्र हथियार बंद विद्रोह करने में यकीन नहीं रखता, बल्कि धीमे धीमे उसके विचार जन आंदोलनों की व्यापकता ग्रहण करते हैं। और वो ये बताता है कि भारत में जो जन आंदोलन ही भविष्य का रास्ता है, ये शब्द भगत सिंह देते हैं। तो एक ऐसे मात्र 23 साल की उम्र में एक ऐसे रिवोल्यूशनरी का चेहरा सामने आता है आप सबकी कोशिशों से, जिसने भगत सिंह को पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के में जो आंदोलनकारी हैं उनका सबका प्रेरणा स्रोत बना दिया। और अब धीमे धीमे तो जो पाकिस्तान के साथी बताते हैं कि पाकिस्तान ने भी अपने लिए, वहां के नौजवानों ने, वहां के आंदोलनकारियों ने अपने लिए एक भगत सिंह री इन्वेंट किया है। तो प्रोफेसर जगमोहन सिंह हमारे साथ हैं, शहीद भगत सिंह क्रिएटिविटी सेंटर के डायरेक्टर भी हैं, शहीद भगत सिंह रिसर्च कमेटी के भी वो सेक्रेटरी हैं, और बहुत लंबे समय से जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट और जमहूरी अधिकार सभा जैसे संगठनों से जुड़े हुए हैं, और देश में बराबरी और समानता की जो लड़ाई है उसमें पेश हैं। और आप लोगों की ही बदौलत हिंदुस्तान ने अपने भगत सिंह को दोबारा हासिल किया है, उनके विचारों को दोबारा हासिल किया है। और अब भगत सिंह के विचार जितने जितने प्रचलित और जितने जन जन तक पहुंचे हैं, उसमें प्रोफेसर जगमोहन सिंह की बड़ी भागीदारी है। हम आज उनसे सुनेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह का जो वैचारिक योगदान है उस पे उनका संवाद। मैं बहुत आदर के साथ प्रोफेसर जगमोहन सिंह को अब दावत दे रहा हूं। जब जगमोहन जी बोल लेंगे, उस समय अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो हमारे चैट बॉक्स में टिप्पणी या प्रश्न देते रहें। उन प्रश्नों को, हम सब प्रश्नों को ले पाएंगे ऐसा तो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ एक दो जरूरी सवालों को हम जरूर इसमें उठा सकते हैं, और प्रोफेसर जगमोहन उसका जवाब भी देंगे। चूंकि उन्हें इसके तुरंत बाद ही एक दूसरे कार्यक्रम में जाना है, तो मैं जल्दी से उनके हाथ में इस मीटिंग की कमान देता हूं। प्रोफेसर जगमोहन सिंह।
अंशु मालविया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे शब्दों में मतलब इस चीज़ को रखा, लेकिन मेरा जो शुरू है वो मेरे माता जी के एक प्रश्न से हुआ कि क्या तुम भगत सिंह के बारे में जानते हो। तो मुझे पहली दफ़ा ये एहसास हुआ कि रिश्तेदारी जो है, एक रिश्ता तब बनता है अगर हम जाने। तो उसके बाद उनको जानने की एक लगातार प्रक्रिया जो है वो मुझे शुरू हुई। और जैसे जैसे उनके साथ उनको पढ़ा, उनको समझा, उनके सभी साथियों से मुलाकात हुई, तो फिर वो बहुत कुछ और देखने को मिला। और अभी अभी जब मैं दोबारा मतलब विजिट कर रहा था उनको, उनके साथ मैं संवाद कहता हूँ करता हूँ, तो तब मैंने देखा कि हम ये जो आप कह रहे हैं कि हम एक के खिलाफ दूसरे को खड़ा करते हैं, ये एक ब्रिटिश टाइम की भी नीति थी और आज की भी नीति है। लेकिन अगर आप देखें तो जो पूरी आज़ादी की लड़ाई है, क्योंकि मैंने 1757 से लेके 1947 तक का पूरा इतिहास खोजने की कोशिश की, तो आपको ये पाएंगे कि लगातार जो बस्तीवाद है, जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है, जिसे मतलब ब्रिटिश साम्राज्यवाद कहा, उसके पहले कंपनी का राज रहा, तो उनका एक तरीका था कि वो हम पे बस्तीवाद को कैसे लागू करते हैं। और जो भगत सिंह के ही शब्दों में, भगत सिंह ने कहा कि हमारी लड़ाई इसलिए मुश्किल हो गई है कि हमें दो तरफ से लड़ना पड़ रहा है। एक तो अपने समाज की कमजोरियों के खिलाफ, जिनका फायदा जो है वो हमारे दुश्मन भी उठाते हैं और हमारे खुदगर्ज लोग भी उठाते हैं, और दूसरी तरफ वो लूट जो साम्राज्य लेवल पर होती है। तो अगर हम उसको देखें तो मैं थोड़ा सा आउटलाइन उसकी, क्योंकि उसी में से भगत सिंह की जो कंट्रीब्यूशन है, भगत सिंह अकेले की नहीं, भगत सिंह और उनके साथियों की, तो वो, और गांधी जी, और ये आपने बहुत अच्छा रखा है कि पूरा ट्रेवल है कि गांधी जी और भगत सिंह दोनों ही एक जो प्रक्रिया चला रहे हैं, वो प्रक्रिया है जिसे हम डीकोलोनाइजेशन कहते हैं। कि जो मतलब राज करने के लिए अंग्रेज बस्तीवाद में हम हमारे समाज पे, हमारे समाज की उन प्रक्रियाओं पे जिस तरह उन्होंने मतलब कोशिश की कि वो बांट के धर्म का मतलब एक ओढ़ के वो भी चलते थे, आज भी धर्म की ओढ़ में चलते हैं, तो उसने बहुत कुछ दिया। जैसे आप कहें तो 1857 जो है वो 1757 के 100 साल बाद होता है, लेकिन वो एक ऐसा लैंडमार्क है जब इतनी बड़ी एकता हो गई और जिसमें पहली दफा हमारी महिलाओं की फौज लड़ने वाली है। चाहे हजरत महल है, बेगम हजरत महल है, चाहे रानी झांसी है, या दूसरे बहुत से ऐसे हमें अजीजन जैसे करेक्टर मिलते हैं जो पूरी तनदेही से उस वक्त लड़ाई लड़ते हैं। तो वो एकता जो है, उससे फिर मतलब जब कंपनी खत्म हो गई, तो जब अंग्रेज ने डायरेक्ट रूल लिया, तो उन्होंने उन्हीं चीजों को कि एकता को खत्म करना है। मुझे याद है कि हमारे मतलब बहुत डॉक्टर बी.डी. शर्मा जो आईएएस थे, सेक्रेटरी ट्राइबल्स के भी, ट्राइबल अफेयर्स के भी रहे, उन्होंने जब मुझे बताया कि मैं एक आईएएस के ऑफिसर के तौर पे सभी ब्रिटिश कानून को बड़ी मतलब महीन से देखा है, और ये मैंने पाया है कि 1857 के बाद ऐसे कानून बनाए गए जिसमें पेंट गांव की एकता ना हो, जिसमें हमारे जो आदिवासी समाज है उसमें एकता ना हो। तो इसका मतलब है कि वो जो मतलब एक प्रक्रिया जिससे राज की लूट को बढ़ाया जा सके, वो प्रक्रिया जो है वो डीकोलोनाइजेशन है। और उसको डीकोलोनाइज करने के लिए मतलब हमारी बहुत सी लहरें आई। जैसे उसमें मैं बहुत ज्यादा लंबा अगर उसमें ना भी जाऊं, तो देखिए कि सबसे पहला प्रश्न जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाया, इलेक्टेड मेंबर डॉक्टर दादा भाई नारो जी हैं, उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि आपने 1858 में मलका ने एक वायदा किया था कि भारत को अब कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो उसी तरह के मेरे शहरी होंगे, उनको सब हक वो मिलेंगे
जो हक मेरे इंग्लैंड के शहरियों को मिलते हैं। तो उनका मतलब बहुत से डॉक्यूमेंट जो हैं जो उन्होंने वहां भी सबमिट किए, जो आज भी अवेलेबल हैं, कि अन ब्रिटिश लाइक रूल एंड मेकिंग ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कि हमारी गरीबी का कारण मतलब वो जो वायदा किया था उस वायदे को मतलब तोड़ना है। और ये उसी से एक शब्द उन्होंने खुद, बहुत बुजुर्ग हो गए थे, कलकत्ता कांग्रेस में उन्होंने स्वराज दिया, कि मैंने 25 साल इसमें उनको समझाने की, हर तरह की दलील देने की कोशिश की है, हर अंकड़ा दिखाया है, लेकिन वो लूट का तंत्र खत्म नहीं होगा जब तक स्वराज, जब तक हमारा अपना हमारे हाथ में राज नहीं होगा। तो इसी तरह रमेश चंद्र दत्त हैं जो पहले आईएएस ऑफिसर हैं, 10 साल उन्होंने आईएएस किया, वो एग्रीकल्चर को डील करते थे, तो किसानों की मंदभागी पे, और उन्होंने बाद में कैम्ब्रिज में जाके एज ए प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स उन्होंने मतलब जो इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखी, उसमें उनका ये था कि किसानों की मंदभागी, जबकि यहाँ अच्छा पानी है, अच्छी धूप है, अच्छी जमीन है, अच्छे मेहनत करने वाले किसान हैं, लेकिन किसानों की मंदभागी इसलिए है कि उनको एडिशनल काम मतलब जो है उनको नहीं मिलता, जिसको गांधी जी ने बाद में कहा कि मेरे किसान जो हैं वो तो 3 महीने मतलब बगैर काम के बैठते हैं, तो उनकी बुद्धि कैसे बढ़ेगी, कैसे उनको समझदारी आएगी, इसलिए उसके लिए काम ढूंढना, उसके लिए काम निकालना जो बहुत जरूरी है। तो यही बात उन्होंने उस वक्त स्वदेशी शब्द लाया कि हम अपनी जरूरतों को खुद पैदा क्यों ना करें, ये हमें एडिशनल इनकम देगा और गांव का जो किसान है उसके जीवन में कुछ सुधार आ सकते हैं। अब देखिए ये मूल बातें थी। इसके बाद 1907 में भगत सिंह के चाचा जी शाह अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जो हैं, उन्होंने मतलब एक लहर जो किसानों की लहर है, जिसे पगड़ी संभाल जट्टा लहर कहा जाता है, और इतिहास में वो एक वाहिद लहर है जिसमें इसी तरह के 3 कानून जो आज मतलब बनाए गए हैं वो वापस करवाए उन्होंने, क्योंकि लोगों का जोश इतना ज्यादा था, लोगों की एकता इतनी बड़ी थी कि जो आर्मी का चीफ है वो भी वायसराय को एडवाइस कर रहा है कि ये अड़ी छोड़ो और इन कानूनों को वापस लो, नहीं तो 1857 के 50वें साल में हम यहाँ से यहाँ नहर नहीं पाएंगे। तो वो वापस लिए गए। हालांकि उसके बाद उनको पता है कि अगर उनको पकड़ के, जैसे तिलक जी को पकड़ के 8 साल 6 साल जेल में डाल दिया, तो वो देश छोड़ गए और वह बाहर से जाके जो लोग, और ये देखिए कि उसके जो पूरा मतलब उस वक्त का चलन है जिसको हम कई दफा कि वो भी इसी तरह है कि पहले अकाल पढ़ते हैं, और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे सामने है कि डॉक्टर तारकनाथ दास जो गदर पार्टी अमेरिका में मतलब थे, एक हिंदुस्तान अखबार निकालते थे, उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय को लिखा कि आपने अमन और मतलब ये जो वार एंड पीस है, जंग और अमन का मतलब किताब लिख के लोगों में जंग के खिलाफ इतनी बड़ी चेतनता पैदा की है, लेकिन जिस जंग की आपने बात की है वो 150 साल में 5 लाख लोग इंटर यूरोपियन वार में मरे हैं, लेकिन भारत में 1890 से 1900 तक 1,90,00,000 लोग अकाल की पीठ से भूख से मरे। तो कहते कभी इसके बारे में भी लिखिए। और हैट्स ऑफ टू लियो टॉल्स्टॉय, ये 1908 में चिट्ठी मिलती है, 1910 के शुरू में उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उन्होंने उसका जवाब 326 दफा मतलब उसका लिखा और पढ़ा कि हमारे सोचने के ढंग में क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि आप कभी ये सोचते हैं कि आपकी क्या कमजोरी है, जिस कमजोरी की वजह से आप पे हमारे यूरोप की सबसे नखिद जो है वो कौम आप पे राज कर रही है। वो कहते बातें मैंने 2 समझी हैं, एक तो है कि आप किसी अवतार की इंतजार करते हैं कि कोई आएगा तो आपको छुड़ाएगा, जब तक आप अपने आप में एहसास नहीं करते, अपने आप में यकीन पैदा नहीं करते, तब तक आप कैसे मतलब आजाद हो सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि आप तो माया जाल में, कि ये तो दुनिया रियल ही नहीं है, तो जब तक आप इसको रियल नहीं मान रहे तो ये। और वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब गांधी जी को पता चला कि लियो टॉल्स्टॉय ने एक लेटर, ए लेटर टू ए हिंदू करके वो उसका नाम था, वो लिखा है,
तो उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय से संपर्क किया और उनसे ये हक लिया कि ये मैं गुजराती में ट्रांसलेट करके छापूं। उन्होंने छापा। तो मतलब ये जो उस वक्त का एक आपको ये मिलेगा कि वो लोग किसी भी से अपनी चर्चा करने के लिए तैयार थे। और फिर जो सबसे बड़ी मूवमेंट आई जिसके बारे में बहुत कम मतलब आप नौजवानों को बताया जाता है या पता चला है, वो उसको गदर पार्टी कहते हैं। कि जो अमेरिका, कनाडा में और साउथ एशिया में जो लोग इसी अकालों के मारे हुए अपना जीवन बनाने के लिए गए थे, लेकिन वहां उन्होंने ये एक सबक सीखा कि जब तक हमारे देश, हमारा अपना देश नहीं बनता, तब तक हमारी मेहनत को भी फल नहीं लगेगा। तो 8,000 लोग मतलब वहां से छोड़ के 1913-14 में आए ताकि भारत को आजाद किया जा सके। और उनमें जो लीडर हैं वो दो नौजवान हैं। करतार सिंह सराभा 19 साल का है और विष्णु गणेश पिंगले जो पुणे के थे, इंजीनियर थे, वो 23 साल के हैं। और दोनों को इकट्ठे फांसी दिया जाता है। तो इसमें एक बात कि उनका विचार क्या था। उन्होंने पहली दफा ये संकल्प दिया कि हम किसी जात के खिलाफ, किसी कौम के खिलाफ, नस्ल के खिलाफ नहीं लड़ रहे, जैसे हम नॉर्मली बना देते हैं कि अंग्रेज वाइट है, सफेद है। वो कहते ये जो है धारणाएं, ये हमें ठीक मसले का हल तक नहीं लेके जाती। ये एक सिस्टम है जिस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने दुनिया भर में देखा है कि वो सिस्टम हर जगह चल रहा है और उसको साम्राज्यवाद कहते हैं। तो साम्राज्यवाद का संकल्प वो लेके आए। वही पीरियड है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से एक नया तजर्बा लेके भारत आते हैं और जिसके बारे में कि पहली दफा, और ये 19 में, और ये शुरू होता है 1916 का जो जिसे हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं, कि पहली दफा मतलब एनी बसंत और लोकमान्य तिलक जो है वो मिलके हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक फोर्ज करते हैं, नारा लगाते हैं और उसको बनाते हैं। और उसमें एनी बसंत का बहुत हिस्सा है। वो होम रूल ग्रुप चला रही थी, लेकिन उसके बाद वो जो एकता का है, उस एकता को लेके और उस जंग, जब मतलब जंग में ये कहा गया कि भारतीय क्योंकि हमारी मदद करेंगे तो हम आपको मतलब कुछ आजादी दे देंगे। लेकिन बाद में दिया क्या उन्होंने? रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने मतलब आवाहन किया कि ये जो ना दलील, ना वकील, ना अपील वाला मतलब जो है ये हम नहीं मतलब ले सकते। तो वो, और उसका जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे मैंने अभी अभी जलियांवाले बाग पे वो पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और उसमें से जो आपको पिक्चर मिलती है वो शायद हम बहुत ज्यादा नहीं हमें मिलती। वो ये है कि उस वक्त ये हिंदू मुस्लिम सिख एकता इतनी बड़ी थी कि रामनवमी जो है 9 अप्रैल 1919 की, वो साझे तौर पे मनाई जा रही है, अमृतसर में भी, लाहौर में भी। और लंगर लग रहा है, सभी एक पंक्ति में बैठ के खा रहे हैं, कोई धर्म का वितकरा नहीं, कोई जात का वितकरा नहीं। और इसी एकता ने डायर को और उडवायर को पागल किया। मैं कहता हूं कि वो पागलपन था कि वो पागल हो गए कि 1857 में एकता हुई थी, अब 1919 में एकता हो रही है। और ये फॉर्मेशन पीरियड है भगत सिंह के भी बनने का। 12 साल का भगत सिंह उसी जलियांवाले बाग में जाता है। और वो क्यों गया, मेरे मन में ये प्रश्न रहा कि 12 साल के बच्चे को वहां कौन सी चीज लेके गई। तो जब मैंने घर के पूरे रिकॉर्ड और जो सुनी कहानियां कि हमारे ही घर में जो सरकारी नौकरी में चला गया था इनका एक ताया जी, वो सरकारी हो गए। ये छोड़, इनके पिताजी को भी नौकरी मिली, वो छोड़ के आ गए। तो वो मतलब आजादी लोगों की तरफ रहे। जो सरकारी नौकरी में, अंग्रेज की नौकरी में चला गया वो अंग्रेज प्रस्त हो गया। और उसके बाद एक ही कहानी जो आज भी सुनी जाती है कि जब भी कभी सरकार की मशीनरी, अंग्रेज की मशीनरी लोगों पे जुल्म करती है तो ये कहा जाता है कि नहीं नहीं, अंग्रेज तो कभी किसी से बेइंसाफी करते ही नहीं, ये जरूर लोगों ने कोई प्रॉब्लम खड़ी की होगी। तो मैंने कहा कि भगत सिंह को उसके दादाजी ने ये कहा कि तुम जाओ और कोई चीज भी सुन के नहीं माननी, उसको परखो, उसको मतलब जो भी उसके फैक्ट्स हैं वो इकट्ठे करो। और भगत सिंह 12 साल का लड़का
कर्फ्यू में, क्योंकि उसके बाद मार्शल लॉ लगा हुआ था, वो वहां जाता है और खुद देख के आता है कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है, और उससे वो एक चीज सीखते हैं। और दूसरा फिर उन्होंने मतलब इस तरह जो बनने की प्रक्रिया है उसमें वो एक समझदारी जो है वो बन रही है। और एक बात और मैं कह दूं कि हमारे घर में कोई एक विचारधारा मतलब नहीं थी, सभी विचारधाराएं थी। अगर गुरु गोबिंद सिंह का सिखिज्म का के असूल हैं वो भी थे, और उसके बाद उसका एक पक्ष जो वहां बना जिसे नामधारी मूवमेंट कहते हैं, जिसने पहली दफा लोगों में स्वय विश्वास पैदा करने के लिए आम आदमी को 1.5 लाख आदमी उन्होंने 15 साल में मतलब मरने मराने वाला खड़ा कर दिया, जिसको 1872 में मतलब जो है तोपों के आगे उड़ाया गया। तो वो उसके साथ भी हैं। लेकिन बाद में आर्य समाज आता है, क्योंकि जो सिक्खी का एक रूप है सिंह सभा, वो ब्रिटिशर ने हाईजैक कर लिया, वो जगीरदारों को उसमें बना दिया, जो वही जात पात की बात जो कि उस धर्म में नहीं थी उसको करते थे। और जो मतलब सभी अवगुण जो जगीरदारी वाले थे वो उसमें आए, जिसके बाद लोगों ने उसमें लड़ाई लड़ी। तो लेकिन मतलब इस घर में मतलब आर्य समाज से क्या सीखा उन्होंने? जात पात खत्म, लड़कियों को पढ़ाना। हमारे नानी जी का नाम विद्यावती था, इसलिए कि इंद कौर से वो विद्यावती बनी ताकि लड़की और विद्या जो है वो मतलब स्पष्ट नजर आए। और उन्होंने उनको भी गांव की लड़की को पहले कहा कि शादी के पहले पढ़ना है। और फिर इसके बाद हमारे जो नाना जी अजीत सिंह हैं, वो उनकी शादी कसूर में हुई, और वो हमारे नानी जी और भगत सिंह के चाची जी जो हैं वो बुल्ले शाह की पूरी सूफियत जो है लिविंग सूफियत लेके आए, क्योंकि बाबा धनपत राय जिन्होंने उनको पाला था वो सूफी मत में जीवन जीते थे। और सूफी मत का जीवन जो है वो हमें बताता है कि आपने कॉमन मैन की कंसर्न्स को कैसे लेना है, आम आदमी से कैसे बात करनी है। तो इसलिए मतलब वहां शुआशात खत्म किया, वो उन्होंने वहां से लिया। और ये जो बात थी जो आर्य समाज की उस वक्त, आज के मैं आर्य समाज की बात उस वक्त, कि आपकी मुक्ति लोगों की मुक्ति के साथ जुड़ी हुई है, कि व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ना, मतलब ये धाराएं जो हैं वो उनको एक आधार दे रही हैं, एक नया दृष्टि बनाने में, और साथ ही वो तजर्बा जो उनको मिल रहा है। तो इससे मतलब और यही जो है कि 1921 में गांधी जी की काल पे सभी नौजवानों ने स्कूल कॉलेज छोड़े। मैंने वो ओरिजिनल गांधी जी के जो बयान हैं बनारस में, आगरा में, मतलब बनारस में खास तौर पर, क्योंकि बनारस में जितने नौजवान पढ़ने के लिए वहां गए थे, क्योंकि वो एजुकेशन सेंटर था, और जब उन्होंने कहा कि मेरा और मालवीय जी का अब डिफरेंस हो गया है, मालवीय जी कहते हैं कि सिर्फ आप अपने परिवार के लिए, जॉब के लिए पढ़िए, मैं कहता हूं कि उससे बड़ी जिम्मेवारी देश के लिए पढ़ना है। तो इसलिए आप मतलब एक दफा मेरे साथ आइए, हम मतलब स्वराज लेंगे और स्वराज लेके फिर बाकी चीजें जो है समाज की होंगी। तो इसके साथ ही जो समाज में कंस्ट्रक्टिव वर्क है वो भी चलता रहा था, ताकि जो बस्तीवाद है उसको खत्म किया जा सके। तो ये, और भगत सिंह ने भी मतलब अभी 10वीं उन्होंने मैट्रिक नहीं की थी तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। और बाद में जब ये आया कि अब वापस जाइए क्योंकि वो हम कामयाब तो नहीं हुए, तो भगत सिंह का एकदम जो ध्यान है वो आयरलैंड पे जाता है, क्योंकि 1921 में आयरलैंड के साथ अंग्रेजों ने बैठ के डोमिनियन स्टेटस नेगोशिएट किया, जो आज तक भी उनका बर्निंग क्वेश्चन है, नॉर्थ आयरलैंड वाला। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि वो कैसे कामयाब हुए कि हम कामयाब नहीं हो पाए। तो 17 साल का भगत सिंह एक वो किताब माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम डैन ब्रीन की जो है उसको हिंदी में अनुवाद करते हैं, ताकि सभी लोग पढ़ के उससे सीख सकें कि वो किस तरह लड़ाई लड़ता है। लेकिन बाद में जब ककोरी केस हुआ, जिसमें बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल और इशफाकुल्ला, राजेंद्र लहरी, ठाकुर सिंह, उनको फांसी आई और लोगों को भी, तो तब भगत सिंह ने महसूस किया कि हमने शायद उसका पूरा सबक नहीं सीखा। और वो दूसरा था कि मैं जब वायसराय पे हमला करके
अगर मैं अपने गांव में आ जाऊं तो मेरे गांव के लोग जो हैं वो कट जाएंगे, लेकिन मेरे बारे में नहीं बताएंगे। तो भगत सिंह को लगा कि हम लोगों की चेतनता को लेके मिल चल सकते हैं। और वही पीरियड है जब गांधी जी के बारे में भगत सिंह कहते हैं कि गांधी जी को हमें सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने आम आदमी को आजादी की मूवमेंट में लाके खड़ा कर दिया है। अब हमारी ड्यूटी है कि हम उनको इनकलाबी विचारधारा से और उनको एक इनकलाबी जज्बे से भरपूर कर दें ताकि आजादी की मूवमेंट आगे चल सके। तो इसलिए ये आधार जो है, मतलब जो उस वक्त की समस्याएं थी, कंटेम्परेरी मतलब समस्याएं थी उनको, और उसी पे जैसे ही गांधी जी को मतलब चौरा चौरी के बाद पकड़ा गया, उनको सजा दी गई, तो मतलब दंगे करवाए गए। अब धर्म का जो पत्ता है वो तो ब्रिटिश भी खेल रहा था। तो आज हमें कि ये बस्तीवादी जो सोच है उसका नतीजा है कि जो मतलब आज भी धर्म को लेके एक राजनीति की जाती है। अंग्रेज भी वही राजनीति करता था, लेकिन हमारी आजादी की लड़ाई जो है वो उसको उसके खिलाफ एक विचारधारा, एक मजबूत दीवार खड़ी कर रही थी, जैसे भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा में की। क्योंकि 1925-26 में भगत सिंह नौजवान भारत सभा बनाते हैं, जिसपे एक जो डिबेट थी गांधी जी की और इनकलाबियों की, जो बेलगांव कांग्रेस से शुरू हुई, और उसके बाद मतलब उनको उसका नतीजा ये निकाला गया कि असल में जो हमारी सामाजिक कमजोरियां हैं, जब तक हम उसको उनको पार नहीं करते, उनको उनको उन मतलब उनसे ऊपर नहीं उठ पाते, तब तक हमें स्वराज जो है उसकी कामयाबी नहीं हो सकती। और उसी वक्त मतलब धर्म का जो सांप्रदायिकता है उसको खत्म करने का और जात पात को खत्म करने का, मतलब ये दोनों इश्यूज हैं जो भगत सिंह ने कहा कि ये तो बात ठीक है, लेकिन ये कैसे किया जाए। भगत सिंह का उस पर एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के दिमाग से ये दोनों बीमारियां जो हैं उनको निकाला जा सकता है अगर वो इकट्ठे बैठ के खाएं और इकट्ठे बैठ के काम करें। तो पहली दफा जब 1919 में लंगर लगता था, तो मार्शल लॉ में वो पहला ऑर्डर किया गया कि इसके बाद लंगर नहीं लगने चाहिए, क्योंकि लोगों में एकता होती है जब वो इकट्ठे बैठ के खाते हैं। और भगत सिंह ने लंगर से ही शुरू किया, और उस लंगर का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जो मतलब उस 1919 की मूवमेंट के दो हीरो में से एक थे, डॉक्टर सत्यपाल थे एक, और एक डॉक्टर किचलू थे, उनको बुला के उसका उद्घाटन किया कि नौजवानों को कम से कम अपने आप को जातिवाद से और धर्म के इस उन्माद से उठना है, तभी हम आजादी की मूवमेंट जो है आगे बढ़ सकती है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि इसका तीसरा स्तंभ हमारे नौजवान भारत सभा का है कि नौजवान लड़के लड़कियां, कि लड़कियों की जो शमूलियत है उसको बढ़ाया जाए, और वो भी उतनी तनदेही से लड़े, क्योंकि दूसरी तरफ जो जागीरदारी और पूरा जो मतलब बस्तीवादी सोच है वो जागीरदारी को और आगे बढ़ाती है, वहां पर लड़कियों को जीने का भी हक नहीं था। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मेरे मदर जो है वो भगत सिंह के 3 साल बाद पैदा हुए, और मैं अब जब उनका नाम सुनता हूं, और उसी दिन उसी महीने में 10-20 दिन का फर्क है, जब उनके छोटे चाचा जी जो हैं वो जेल में ट्यूबरकुलोसिस होने से उनके लंग्स जब बिल्कुल कोलैप्स कर गए, तब छोड़ा गया और वो शहीद होते हैं। तो उनके दादाजी ने मेरे मदर का नाम अमर रखा। मैंने कहा कि ये जो है कि अमर मतलब जो लाइफ है वो तो इमॉर्टल है, लाइफ इज ए कंटिन्यूइंग, और लड़की को जीने का हक दिया, जिसकी एक उक्ति जो है वो भगत सिंह के मतलब कहने पे, क्योंकि एक बुजुर्ग औरत ने मुझे बताया कि मैंने भगत सिंह से कहा, ओह भगत सिंह तुम्हारे बहन आ गई है, बड़ा जैसे बड़ा दुख हुआ। तो कहते क्या फर्क पड़ता है, 4 आने होंगे तो अंदर बैठ के शादी कर लेंगे, रुपया होगा तो ढोल ढमक्के से कोठे पे चढ़ के शादी कर लेंगे, इसका क्या भाव। तो इसका मतलब कि ये डिबेट, और कभी वहां जो हमारे घर में कोई जात का कभी मतलब फर्क ही नहीं था, सब बराबर थे, बराबर बैठ के खाते थे, बराबर बैठ के करते थे। तो ये आधार जो है वो उस नई मतलब जो बस्तीवाद से फ्री होके आजादी को, सिर्फ आजादी, यही भगत सिंह ने बाद में भी कहा कि सिर्फ अंग्रेज राज को अंग्रेज से राज वापस लेना ही नहीं है, यहाँ का समाज जो है वो कौन सी अंग्रेज राज ने हम पे
शराप डाला है, मतलब हमें हमारी प्रॉब्लम सामाजिक की हैं, उनको हल कैसे करना है। तो ये, और चौथी बात जो उन्होंने कही वो मतलब बाद में उन्होंने उस पर एम्फेसिस दिया कि जो पूरी नेशनल मूवमेंट है उसमें हम कहीं पर भ्रम खड़ा कर रहे हैं, जहां पर उनका गांधी जी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, लेकिन वो बड़े मतलब श्रद्धा पूर्वक है, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल खड़ा किया जाता है, वो उनको उनकी मतलब एक तर्क से। तो वो कहते हैं कि जब हम राम राज की बात करते हैं, क्योंकि गांधी जी कई दफा वो शब्द यूज करते थे, तो राम राज की बात जो है वो एक मिथी है, मिथ है, उसकी कोई रियल संकल्प नहीं है। लेकिन आज एक वैज्ञानिक संकल्प अवेलेबल है दुनिया में, जिसको उन्होंने मतलब रशिया और यूएसएसआर में देखा, और वो भगत सिंह का बहुत मतलब 36 किताबें उन्होंने यूएसएसआर और रशिया के पूरे मतलब 1848 से लेके 1927 तक का पूरा इतिहास, पूरी वहां की प्रक्रियाएं देखी, पढ़ी। तो उनका ये कहना है कि मतलब ये जो नाबराबरी है इसका हलाज बराबरता में आएगा, लेकिन वो बराबरता वैज्ञानिक तौर पे कौन होगी, तो वो समाजवाद है। तो नौजवान भारत सभा ने समाजवाद पे समझ बनानी शुरू कर दी, जो 8-9 सितंबर को भगत सिंह ने नेशनल एजेंडे पे वो बराबरता के उस अंश को ले आए। और अपनी पार्टी का नाम उन्होंने कहा कि लोगों के सामने आदर्श स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई भ्रम रखेंगे तो लोग उस भ्रम में फंसेंगे, वो उसमें उस शिद्दत से लड़ नहीं सकते। तो इसलिए ये जो है मतलब उन्होंने मतलब आगे किया, ये नौजवान भारत सभा का जो पूरा संकल्प है, और उसी में और साथ ही भाईचारा, क्योंकि जैसे आप मतलब है कि बराबरी और भाईचारा जो है वो दो पूरक हैं। आप अगर भाईचारा नहीं बनता तो बराबरी नहीं हो सकती। तो बराबरी और भाईचारा, इसीलिए उन्होंने उन प्रश्नों को भी, जो बहुत पेचीदा प्रश्न थे, जैसे उस वक्त अनटचेबिलिटी का था, गांधी जी भी डील कर रहे थे। गांधी जी अपने तरीके से मतलब उसमें उनको मतलब साथ लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भगत सिंह बहुत स्पष्टता से अपना एक लेख लिखते हैं, जिसमें उन्होंने बड़ी स्पष्टता से ये कहा कि जो लोग दलित हैं वो अपने लिए उनके नुमाइंदे ही उनकी दर्द को सामने ला सकते हैं। तो लेकिन एक वार्निंग है कि जब आप नुमाइंदा बना के भेजेंगे तो ये जो अंग्रेज नौकरशाही है ये बहुत चालाक है, ये उनको अपना मतलब आपके तरफ काम करने के लिए मौका देगी कि नहीं देगी, उनको खरीद तो नहीं लेगी, इससे बचना है। लेकिन एक चीज और कही उन्होंने, जो भीमा कोरेगांव से डर लग रहा है, वही बात भगत सिंह ने कही कि आप मतलब वो फौज हैं, आप वो लोग हैं जिनके बलबूते पे गुरु गोबिंद सिंह ने सारी लड़ाइयां लड़ी, जिसके बलबूते पे शिवाजी ने लड़ाइयां लड़ी। तो आप अपने अंदर वो जो स्वाभिमान है जो आपका मतलब उसको कायम करिए। भीमा कोरेगांव भी जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसको दोबारा रिवाइव किया तो ये था कि हम कोई मतलब बिल्कुल गिरे हुए या मतलब कमजोर लोग नहीं हैं, हमारे ही लोग थे जो उस वक्त मतलब खूब लड़के अपनी जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मतलब भगत सिंह का मतलब अगला पक्ष था कि समाज में जो कमजोरी है उसको दूर करके अब नया समाज बनाने में मतलब भी उसकी भूमिका बन जाती है। तो तीसरी बात जो है कि उनका दोनों नौजवानों का, भगत सिंह और बीके दत्त का असेंबली में जाना, तो भगत सिंह का उसके पहले, क्योंकि पहले ये था कि भगत सिंह जाएंगे तो मतलब हमें लॉस होगा, लेकिन जब ये प्रश्न उठाया गया कि अगर आप उस चक्रव्यूह में कोई जाते हैं तो फिर उसको पूरी तरह तबाह करने के लिए कोई जस्ट जाके एक एक्शन नहीं करेगा, आप उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को चालू करेंगे, और उस प्रक्रिया से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जिन स्तंभों पे वो खड़ा है उन सब स्तंभों को आप कैसे गिराएंगे ये तुम ही जान सकते हो। इसलिए भगत सिंह और बीके दत्त गए, ये वॉकड इन, और इतने संतुलन मत से गए कि मैंने अभी जब हम, क्योंकि उनका जो पिस्टल है उस पर कहा जाता था कि 2 गोलियां चली, लेकिन अभी जब मैंने पूरा रिकॉर्ड देखा तो एक गोली चली थी, एक चैम्बर में लोडेड थी। अब ऑटोमेटिक पिस्टल में आप अंदाजा लगाइए कि कितना मतलब ठरम्मा था, कितना
मतलब स्टेबल माइंड था कि उनका अपनी उंगल पे इतना कंट्रोल है, घबराहट नहीं थी, क्योंकि वो सब समझ के गए थे। और वहां पर जो उन्होंने इशू रेज किए, एक तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा नारा मतलब देंगे सारे देश को कि अगर लोग उस नारे को समझ जाएं तो वो पूरी प्रक्रिया को समझ जाएंगे। और वो संपूर्ण नारा जो है वो है साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। के जो साम्राज्यवाद की समझ मतलब गदर पार्टी लेके आई थी, क्योंकि दुनिया में जो एक चलन है उस चलन को वो कहते कि जब तक उस चलन को हम नहीं रोक पाएंगे तब तक लोगों की जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। तो ये वो एक नारे पे अपनी जिंदगी वो कहते हैं कि मैं अपने आप को कुर्बान कर रहा हूं। लेकिन दो और चीजें, कि दूसरा जो पब्लिक सेफ्टी बिल था, मतलब जिसका पब्लिक सेफ्टी बिल के नाम पे, जैसे आज भी नाम बड़ा लफाफेबाज होता है, लेकिन अगर आप अंदर देखेंगे तो बिल्कुल उसके उल्ट उसमें सब कुछ होता है। तो इसमें भी था कि व्यक्ति की आजादी को खत्म करने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल बनाया जा रहा था, कि किसी भी व्यक्ति को जिसका आज का अवतार यूएपी होगा, कि वो किसी को भी ये शक पे भी कि ये हो सकता है हमें नुकसान करे, आप उसको पकड़ के दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम संपूर्ण आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कि भारत का ध्येय जो है वो संपूर्ण आजादी की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि कलकत्ता कांग्रेस में यही बात हुई थी, जिसको 1 साल के लिए पोस्टपोन किया गया, कि कोई बात नहीं, हम संपूर्ण आजादी तब मांगेंगे अगर साल में हमें और कुछ कंसेशंस नहीं मिलते। तो तब भगत सिंह ने कहा लेकिन अगर व्यक्ति की आजादी नहीं होगी तो संपूर्ण आजादी कैसे होगी। और उसके बाद तीसरा बात जो थी, वो कहते कि अब ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया जा रहा है। और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का मतलब है कि मजदूर इकट्ठे होके अपनी बात नहीं कर सकते। वो कहते अगर ये राइट ऑफ एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं, अगर ये इकट्ठे होके अपनी बात करने का हक मजदूरों को नहीं होगा तो फिर मतलब लोकतंत्र कैसे होगा। क्योंकि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा लक्षण है वो ये है कि लोग अपनी बात कह सकते हैं और सरकार को सुननी पड़ती है, और वो फिर उस पे उसको लेके अपनी नीतियां बनाए। तो ये भगत सिंह का मतलब दूसरा मैं समझता हूं कि, और इसी पे उन्होंने अपना आप केस दिया। और जो उनके शब्द हैं वो हमें आज समझने की जरूरत है। उन्होंने अपने उसी बयान में कहा कि वी हम्बली सबमिट टू बी द सीरियस स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, कंडीशंस ऑफ अवर पीपल एंड देयर एस्पायरेशंस। कि हम बहुत संजीदगी से, बहुत हलीमी से ये कहना चाहते हैं कि हम इतिहास के बहुत संजीदा विद्यार्थी हैं, इतिहास को हमने पूरी तरह समझा है और हमारे लोगों के हालात क्या हैं उनको भी समझा है, और उसके बाद लोग चाहते क्या हैं। तो ये तीनों चीजों को मिलाना मतलब भगत सिंह का जो है मतलब एक बहुत ही खूबसूरत उनकी उस वक्त की देन है। और यहाँ मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आज आप नौजवानों को इसको पूर्णता में देखने की जरूरत है। गांधी जी को थोड़ी निराशा हुई क्योंकि 1921 के बाद वो जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। वो निराशा को तोड़ने के लिए भगत सिंह और उनके साथी आते हैं और वो उसको एक कदम आगे ले जाते हैं, जिसको बाद में गांधी जी अडॉप्ट करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आप ये जो मतलब स्वराज पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने मतलब पार्लियामेंट में बैठ के ये प्रूव कर दिया है कि हमारे लोगों के जो नुमाइंदे हैं उनके विचारों को मतलब ये अंग्रेज बिल्कुल नहीं समझता, जो आज हो रहा है। आज भी उन विचारों को नहीं समझा जाता। तो उन्होंने कहा लेकिन ये इसमें हमें एक भ्रम से भी मुक्ति लेनी चाहिए कि यहाँ कानून से मतलब आजादी नहीं आएगी, लोगों को चेतनता से आएगी। तो वो वापस, और गांधी जी ने ठीक 6 महीने बाद मतलब बाइकआउट ऑफ पार्लियामेंट का नारा दिया। तो ये मतलब एक पूरकता है, कंप्लीमेंटैरिटी है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी अपना सारा मतलब जो है वो मतलब पूरा करे। मतलब उसमें पहले भी ऐसे ही हुआ है कि नौजवान आए, चाहे वो अरबिंदु था, अरबिंदु ने डिबेट की और एक नए विचारधाराओं को जन्म दिया। उसके बाद लाला लाजपत राय थे जो सैयद अहमद साहब से मतलब उनका मतलब पहले वो बहुत उनके अनुयायी थे, लेकिन बाद में वो उनके साथ 21 साल की उम्र में एक संवाद में पढ़ते हैं और उस संवाद से वो आगे
निकल जाते हैं। तो इसी तरह जो संवाद है उसको टकरा नहीं देखना चाहिए। अगर भगत सिंह मतलब गांधी जी के बारे में ये कहते हैं कि वो उन्होंने एक बहुत बड़ा इनकलाबी मतलब जो संभावना पैदा कर दी जब आम आदमी को आजादी की लहर में ले आए, तो मैं समझता हूँ कि कितना हिस्टोरिक मतलब उसका अंक है। और इसी में जैसे ही मतलब दूसरा जो कदम था वो था कि जेल में जैसे ही सजा हुई तो जेल में भी जो डिस्क्रिमिनेशन थी, यूरोपियन वार्ड वर्सेस इंडियन वार्ड, इंडियन को क्रिमिनल वार्ड में रखा जाता था और यूरोपियन को बहुत सी सहूलतें दी जाती थी। तो भगत सिंह और उनके साथियों ने उस सिस्टम पे बहुत सिंपल बातों पे कि हम जेल में भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव है, हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हम नौजवान हैं, हमारे लीडर के हमें अकल नहीं है, तो हमारे साथियों को 20-20 साल जेलों में रहने के बाद वो कैसे अकल आएगी, हमें पढ़ने और लिखने का हक मिलना चाहिए। और भगत सिंह ने जो उनकी जेल नोटबुक है वो उनकी मतलब विक्ट्री ट्रॉफी है। और इसीलिए उन्होंने पहले ही सफे पे बहुत खूबसूरत एक शेर लिख दिया कि कुर्रे खाक है गर्दिश में तपश से मेरी, मैं वो मजनू हूं जो जिंदा में भी आजाद रहा। कि इतने बड़े मतलब जेल आपको बिल्कुल बंद करती है, मतलब वो आपका पूरी मतलब आजादी जो है वो छीनती है, लेकिन मैं इसमें भी जेल में भी आजाद हूं क्योंकि मेरे अंदर एक तड़फ है, एक पैशन है। और दूसरा उन्होंने उर्दू इंग्लिश का एक लिखा कि माई स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड माई करेज इज द करेज ऑफ डेस्परेशन। और दो डेफिनेशंस लिखी जो अब हम बहुत ध्यान से जब पढ़ते हैं तब पता चलता है कि इमीडिएटली उनके मन में क्या है कि किसी भी सच्चाई तक पहुंचने के लिए लॉजिक का जो है इंडक्टिव लॉजिक है, डिडक्टिव लॉजिक है। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखी कि दो फोर्सेस नेचर में भी है, समाज में भी है, सेंट्रीपीटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपीटल फोर्स जो है वो अंदर को खींचती है और बांध के रखती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर को खींचती है और तोड़ती है। तो ये जो मतलब पूरा वैज्ञानिक आधार पे समझ बनाना, क्योंकि हम वो छोटे छोटे शब्दों को छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे जैसे ही और जब वो कहते हैं कि मैं मेरा तो जो कल्ट है वो रियलिज्म इज माय कल्ट, तो मुझे बहुत मुश्किल हुई कि कल्ट तो बहुत अच्छी चीज नहीं गिनी जाती, अंधविश्वासी नहीं गिने, तो ये रियलिज्म की कल्ट क्या है। तो रियलिज्म पे आप जब विचार कर रहे थे और उन्होंने जो पूरी अपनी अगली प्रक्रिया में भी अपने साथियों के साथ काम किया, तो वो रियलिज्म है कि आप एक दलील से आप जो काम करते हैं उसको मतलब आप प्रभाव से मेजर करते हैं, उसके पॉलिटिकल इफेक्ट से मेजर करते हैं, ना कि उसको हम जो है किसी मतलब एथिकल इश्यूज से नहीं करते। मतलब फैक्ट से, फैक्ट को लेके जो चीज है कि जो सच्चाई है वो आपके अंकड़ों में फैक्ट्स में है, और फैक्ट्स को लेके रीजन से जब आप खड़े होते हैं तो आप रियलिस्ट होते हैं। तो ये जो उनकी पहली पद्धतियां हैं जहां से वो मतलब शुरू करते हैं, और उसमें जो कंट्रीब्यूशन है, एक तो ये है कि समाजवाद वर्ड की कंट्रीब्यूशन, के समाजवाद और भाईचारा जिसको आज सबसे बड़ा खतरा गिना जा रहा है। अब आजकल ये लॉजिक जो दिया जा रहा है कि ये शब्द लेट आए हैं, तो इसका मतलब कि वो गलत नहीं थे। वो तो भगत सिंह ने 1929 में मतलब ये शब्द जो है हमारे आजादी के एजेंडे में रख दिए थे, भाईचारा भी। और इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसके पहले गदर पार्टी ने मतलब करतार सिंह सराभा 19 साल के थे, तो जज ने समझा कि ये तो छोटा बच्चा है, इसको तो मैं अपनी दलील में उलझा सकता हूं। और दलील क्या दी उसने कि भाई तुम 8,000 लोग बाहर विदेशों से भारत में इनकलाब करने के लिए आए, ये इसी तरह लिखा गया है जजमेंट में, रेवोल्यूशनरीज रेवोल्यूशन करने के लिए आए, तो आपका क्योंकि हर रेवोल्यूशन का एक झंडा होता है, आप 3 रंग का झंडा भी लेके आए, तो ये 3 रंग किस चीज को के प्रतीक हैं। तो करतार सिंह सराभा 19 साल का जो है उसका जवाब था कि ये 3 उन कदरों के रंग हैं जिन कदरों पे समाज आगे बढ़ता है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। और ये तीनों शब्द जो हैं वो आपके प्रीएम्बल का हिस्सा बने। तो ये आजादी की मूवमेंट में कंट्रीब्यूशंस हैं
जो आज कॉन्स्टिट्यूशन में स्थायी उसकी, जैसे बहुत दफा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा कि ये उसकी रूह है, अगर आप उसको बुत बनाना चाहते हैं तो रूह निकाल दीजिए तो वो बुत रह जाएगा। तो इस पे भगत सिंह भी इस बात को कि मतलब जो बराबरी और भाईचारा, ये दो चीजें जो हैं ये मतलब जो डीकोलोनाइजिंग का, तो इसीलिए आजादी के जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो एक नया एजुकेशन सिस्टम बना जिसमें भगत सिंह पढ़े, जिसमें बहुत लोगों ने उस वक्त पढ़े और बाद में बहुत अच्छे अच्छे मतलब उन्होंने अपना योगदान डाला, वो सब उस अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम से आए थे। तो वो भी कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस था। गांधी जी भी कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं और उस पर कई एक तजर्बे करते हैं। तो ये जो है कि एक कॉमन धारा जो आपको मिलेगी वो डीकोलोनाइजेशन के डिफरेंट प्रोसेस हैं, जिसमें अपने समाज की जो मतलब कमजोरियां हैं उनसे मुक्ति पाने का जो मतलब क्या हो सकता है। और इसके बाद जेल में जब वो पूरा लड़ाई, और उसमें अब देखिए पूरा जो भगत सिंह की एक और उक्ति है कि वी आर द वैनगार्ड ऑफ द ब्रॉड नेशनल मूवमेंट, कि हमें जब आप असेस करें तो इस तरह देखिए कि जो पूरी नेशनल मूवमेंट चल रही थी हम उसके अगवा दस्ते के तौर पे थे, उसके लिए हम रास्ता बना रहे थे, और वो रास्ता जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचता है। और उसी में आप देखिए कि मतलब वो भूख हड़ताल के बाद शहीद जैतन दास की शहादत, जिसमें जब उनकी मृतक शरीर को लाहौर से ले जाया गया तो वो मतलब 1.5 लाख लोग उनको छोड़ने आए। दिन में दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में लाखों लोग उनको स्वागत करने के लिए खड़े थे। आधी रात को कानपुर पहुंचे तो पंडित नेहरू और गणेश शंकर विद्यार्थी जी 2 लाख लोगों के साथ उन पे फूल चढ़ाने के लिए थे। इलाहाबाद में जब पहुंची उनकी वो गाड़ी तो वहां पर कमला नेहरू जी बहुत बड़े इसी 1.5 लाख लोगों से उनका स्वागत कर, और कलकत्ता में 7 लाख लोग उनके साथ चल रहे थे। और उस पूरे का प्रभाव ये हुआ कि जो संपूर्ण आजादी का मता रुका हुआ था वो संपूर्ण आजादी का मता पास हो गया, और वो लाहौर में पास हुआ। और उसकी जो सबसे बड़ी थी, क्योंकि भगत सिंह और उनके साथी अंदर से लड़ रहे हैं, सुभाष कांग्रेस के बीच में लड़ रहे हैं, और गांधी जी ने पंडित नेहरू को लीडरशिप दी कि अब आप नौजवानों का काम है, आप इसको करिए। तो उस पे 26 जनवरी 1930 को एक ओथ लिखी गई, शायद वो कभी आपका तक पहुंची नहीं, लेकिन चाहेंगे तो वो मिल सकती है। वो ओथ गांधी जी ने लिखी, और उसमें जो शुरू का पैराग्राफ है वो यही है कि सरकार की लोगों के प्रति जिम्मेवारी क्या है। संपूर्ण आजादी का मतलब है कि सरकार लोगों के प्रति एक जिम्मेवारी निभाएगी, और वो जिम्मेवारी है कि वो हर हाथ को काम देगी, मतलब फ्री एजुकेशन देगी, फ्री हेल्थ देगी, और सिर ढकने के लिए हर एक को मकान मिलेगा। जैसे उस वक्त कुल्ली गुल्ली जुली कहते थे वो, मतलब उसमें और आगे ये लिख दिया कि जो सरकार ये जिम्मेवारी नहीं निभाती उसको हटाने का ही नहीं, लोगों को अबॉलिश करने का हक है। तो इसीलिए 26 जनवरी जो है हमने 2 महीने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद इंतजार किया कि वो जो वायदा 26 जनवरी 1930 को किया गया था वो हम 26 जनवरी 1950 को पूरा कर रहे हैं 20 साल बाद, ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशन उन वैल्यूज को है। और एक और बात जो है कि मतलब आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट और रूह जो है आज कॉन्स्टिट्यूशन की, वो फंडामेंटल राइट्स की है। आपको पता है कि ये फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर कब लिखा गया था? ये मार्च 1931 की मतलब कराची कांग्रेस में लिखा गया था, क्योंकि भगत सिंह का एक क्रिटिक था कि संपूर्ण आजादी तो आ गई, हमने मान लिया, लेकिन संपूर्ण आजादी से आम आदमी को क्या मिलेगा वो स्पष्ट होना चाहिए। तो ये जो उनका क्रिटिक था, क्योंकि वो कहते कि अब अजीब अजीब इसकी इंटरप्रिटेशन शुरू हो गई हैं तो ये सब डिल्यूट करेगा। तो उसका प्रेशर था कि पंडित नेहरू जी ने ये मतलब रेजोल्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स का ये वहां पास किया। और साथ ही
तिरंगा झंडा इन्हीं 3 वैल्यूज के साथ नेशनल फ्लैग के तौर पे भी मार्च 1931 में ही अडॉप्ट किया गया। तो ये है कि ये प्रभाव जो है कि पूरा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो इस आजादी की देन है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि उसमें जो शब्द लेट आए हैं, तो मैं समझता हूं कि वो धोखा कर रहे हैं आपके साथ। कई दफा दलील आपकी जो है वो इसलिए क्योंकि उस वक्त जो लोगों का प्रभाव है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग का है, इसके बाद भी ये आगे बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे राज करने वाले गलतियां करेंगे तो वो पुरानी चीजों को लेंगे। तो इसलिए आज जो सबसे बड़ा हमला किया जा रहा है वो ये है कि ये 2 शब्द आपकी नजर से हट जाने चाहिए, क्योंकि ना तो हम बराबरी लाना चाहते हैं ना भाईचारा लाना चाहते हैं। तो वो जो पूरी आजादी की लड़ाई में भगत सिंह और उनके साथियों का, और ये देखेंगे कि गांधी जी का भी यही 2 वैल्यूज को बिल्ड करने में उनका पूरा मतलब जो है जोर लगा। और इसी चीज को लेके बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी मूवमेंट चलाई, क्योंकि उनके वो कहते हैं कि मेरे लिए मेरे लोगों का जो पानी में बराबरता का हक है, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंदिर में जाएं या ना जाएं ये शायद सेकेंडरी है, लेकिन बराबर समाज में मतलब उनको वो हक देने के लिए मतलब गांधी जी ने मरण व्रत रखा, वो एक अलग बात है। लेकिन जो भगत सिंह अपने पूरे काम को, क्योंकि उनका 2 फरवरी 1931 का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे वो पॉलिटिकल वर्कर के नाम कहते हैं। और देखिए वो कमाल क्या हुई कि वो जो उनका डॉक्यूमेंट था वो 19 मार्च 1931 को नेताजी जब असेस करने आए कि फांसी अगर होगी तो कैसा प्रभाव होगा, तो वो उनको हैंड ओवर किया गया। मतलब इनके जो साथी थे उन्होंने दिया कि ये भगत सिंह का डॉक्यूमेंट है। वो कहते ठीक है, मैं पढ़ के आपको कराची वापस कर दूंगा। लेकिन वो कराची मतलब उनको कामरेड रामचंद्रा को ढूंढते रहे, लेकिन उनको तो पहले ही फड़ लिया गया था। इसलिए कामरेड रामचंद्रा कहते वो तो गुआच गया है डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैंने दिया था लेकिन वो मुझे वापस नहीं मिला। लेकिन वो सीआईडी ने वहां के एक इनकलाबी लेडी के तलाशी में वो पकड़ा ओरिजिनल, और उसको उसने छाप दिया। उसने कहा कि भगत सिंह के बाद जो यूनाइटेड लेफ्ट मूवमेंट चल रही है, जिसके लीडर नेताजी सुभाष बोस हैं, जिसमें गदर पार्टी के जो लोग थे जो अपने आप को कीर्ति पार्टी के तौर पे कीर्ति किसान पार्टी के तौर पे थे, वो उसमें थे। और जितने नौजवान भारत सभा वाले थे वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से उसमें थे। तो ये जो यूनाइटेड लेफ्ट मूवमेंट है वो, और वही बात नेताजी ने मार्च 1900 मतलब वो जो अप्रैल में 2 अप्रैल को कराची में ही नौजवान भारत सभा की जो मीटिंग हुई उसमें एड्रेस करते हुए वो सारा जो प्रोग्राम था कि अब आजादी की लड़ाई का मतलब किसानों को उनके कर्जों से मुक्ति, उनको जमीन का हक, और जो बाकी मतलब है ये जात पात खत्म करने का ये एजेंडा उन्होंने कहा कि जो हो गया है उस पे हमें मतलब चर्चा करने की इतनी जरूरत नहीं है, अब हमें आगे क्या करना है और उसको आगे कैसे ले जाना है। तो वो हुआ, और इसी का एक प्रमाण है कि 19 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस के पैरेलल एक लोगों की कांग्रेस हुई, जिसको सहजानंद सरस्वती जो थे, जो किसानों के सबसे बड़े लीडर रहे हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। उसमें हमारे गदर पार्टी के बाबा भकना भी थे और उसका अनुमान रखा गया नो कॉम्प्रोमाइज विद इंपीरियलिज्म, कि ये साम्राज्यवाद से समझौता नहीं करेंगे, ये हमारी संपूर्ण आजादी होगी। तो इसका मतलब कि वो प्रभाव और वो वैल्यूज जो उस वक्त की गई उसका प्रभाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिजर्व्ड है। लेकिन जो हमसे छूट गया वो ये है कि हमने कभी अपनी सरकारों से उनकी जो ड्यूटी थी हमारे प्रति, उसमें एक चीज कह दी गई कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो क्योंकि हम कोर्ट का रास्ता ढूंढ रहे थे लेकिन लोगों की अदालत में आना चाहिए था, वो नहीं आया। तो उससे मतलब वो ना बराबरी, जिसे पिकटी कहते हैं कि जो 20वीं दहाके में भारत में ना बराबरी थी, वो आपके 2016 में वो ना बराबरी है 1 वर्सेस 99। तो ये पिकटी जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं,
अर्थविज्ञानी हैं जो नाबराबरी पे ही काम करते हैं, उनका ये मतलब नतीजा है। तो इसलिए जो बीमारियां आज, तो मैं ऐसे कहता हूं कि हमें, अगर आप इस सारे को वो मतलब कि बस्तीवाद से की बीमारियों से छूटने के लिए आजादी की लड़ाई कदम कदम आगे कैसे बढ़ी, समाज को किस तरफ को उन्होंने इकट्ठा किया, और उसी वक्त देखिए कि जब नौजवान भारत सभा बन रही है तो उस वक्त ही एक सांप्रदायिकता की भी जड़ रखी जा रही है, और ये दोनों पैरेलल चल रही हैं। और वो मतलब साम्राज्य की जो मतलब कॉलोनाइजेशन की मदद, और आज भी वही हो रहा है। कि क्या आपको डिफरेंस लगता है कि अगर उस वक्त वो धक्के से मतलब जोश से मतलब, अब उस वक्त ये होता था कि पहले कानून लाया जाता था, अगर कानून नहीं हुआ तो ऑर्डिनेंस आते थे, जिसपे भगत सिंह और बीके दत्त ने जब वहां मतलब वो मतलब आवाज उठाई, तो वो वक्त था जब वो ऑर्डिनेंस में कन्वर्ट होने वाले, क्योंकि 2 दफा हमारे नुमाइंदों ने वो कानून वापस कर दिए थे। तो अब क्या होता है कि पहले ऑर्डिनेंस आ जाता है, बाद में आप मतलब श्राद्ध करने के लिए उसको पार्लियामेंट में ले जाते हैं और पास करवा लेते हैं। तो ये मतलब पूरा जो प्रक्रिया है, इसको उसके संदर्भ में समझने के लिए, और भगत सिंह के जो विचारों में मैं समझता हूं कि इस तरह के जो बस्तीवादी मतलब ताकतें थी, जो समाज को आगे बढ़ने से रोक रही थी, जो उसके विगाड़ थे, जो उसमें प्रॉब्लम्स थी, उसको बढ़ा रहे थे, लेकिन हमारी आजादी की लड़ाई उनसे लड़के उनको एक स्पष्टता से दूर कर रही थी। और आपको ये सारी कड़ी, अगर आप पूरा इतिहास जाएंगे तो मैं 1757 से 1947 तक आपके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन ये मेरा नतीजा है कि ये सारा जो पूरा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, इसमें इसको देखने की जरूरत है। और भगत सिंह के विचारों में जो उनके वर्ड रियलिज्म है, वो आप बाद में भी कि वो मुकदमा कैसे लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि इसको आप एथिकल क्वेश्चन से मत देखिए। अगर जैसे ही, क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी 1930 को गांधी जी को छोड़ा जाता है, और एक बात मैं उससे पहले कह दूं, मेरे मन में भी एक प्रश्न था कि गांधी जी मतलब वेल ट्रेन्ड लायर थे, लेकिन जब भगत सिंह और उनके साथियों पे ट्रिब्यूनल एक शॉर्टकट निकाला गया कि पूरा आप जस्टिस सिस्टम को मतलब एक बांध के शॉर्टकट में सीधा हाई कोर्ट का ऑर्डर देते हैं, वो हायर कोर्ट थी हमारी हाई कोर्ट, और उसी का वो फाइनल होगा, तो तब मैंने देखा कि गांधी जी 4 मई को जो चिट्ठी लिखते, क्योंकि वो पैरेलल चल रहा है नमक सत्याग्रह, और इस तरफ और अंग्रेज कैसे गेम खेलता है, क्योंकि जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो अंग्रेज को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे वो तो बिल्कुल ही मासूम थे, लेकिन सबसे ज्यादा चालाकी से वो कैसे काम करते हैं, कैसे वो ऐसी सिचुएशन खड़ी करते हैं कि 2 व्यक्तियों को मतलब जो एक साथ लड़ रहे हैं उनको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दें। तो उन्होंने 26 जनवरी, क्योंकि 5 मई को 1 मई को भगत सिंह और उनके साथियों पे स्पेशल ट्रिब्यूनल बनती है, 5 मई को गांधी जी को पकड़ा जाता है, और 26 जनवरी तक 1930 तक मतलब 1931 तक उनको जेल में रखा जाता है। मतलब जब पूरा मुकदमा चल रहा है तो वो जेल में है, तो क्या कहेंगे। लेकिन उसके पहले 4 मई को गांधी जी वायसराय को एक चिट्ठी लिखते हैं कि मैं जो आपको बता रहा हूं कि आपकी ब्यूरोक्रेसी और आप बहुत बड़ा जो वायलेंस कर रहे हैं, वो वायलेंस का एक नमूना यही है। जब आप पूरी जो प्रक्रिया है जस्टिस सिस्टम की, उसको बाईपास करके आप इन पे नौजवानों पे ये मुकदमा चला रहे हैं, ये वायलेंस है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव वायलेंस है। तो मेरा कि ये चीजें कई दफा हम से ध्यान से रह जाती हैं, और जो जिन्होंने कभी उसमें हिस्सा नहीं लिया, वो जो अंग्रेजों की पॉलिसी को उनको अच्छा लगता है कि मतलब लोगों को उलझा के रखा जाए और नौजवानों को खास तौर पे उलझाया जाए जज्बाती करके, तो ये मतलब एक पक्ष है जिसको हमें आज समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम मतलब आज इस पूरी प्रक्रिया को मतलब अगर हम उसमें से सीखना चाहते हैं, क्योंकि भगत सिंह ने अपने विचारों को बनाने के लिए मतलब कितनी किताबें पढ़ी, 305 किताबें, जिसमें आयरलैंड पे इसलिए पढ़ा कि वहां एक तब्दीली आ रही है, अमेरिका में इसलिए पढ़ा कि अमेरिका पहला देश था
जो बस्तीवाद से मुक्त होके आजाद हुआ, और वहां जो आजाद विचारों की बातें चलती थी वो उनके प्रिय मतलब ऑथर थे, ऑप्टन सिंक्लेयर, जैक लंडन, इमा गोल्डमैन। तो वो मतलब उनको पढ़ा, उन्होंने यूरोप को पढ़ा। और जैसे ये इंटरेस्टिंग है कि वो जो ब्रिटिश के खिलाफ मतलब नेपोलियन क्योंकि मतलब इंग्लैंड के खिलाफ लड़ा, तो वो नेपोलियन को पढ़ रहे हैं कि उसका एनालिसिस क्या है उनका। तो वो उन्होंने पढ़ा। उन्होंने रूस, जो मैं ऐसे कहता हूं कि वो उनके लिए 1848 से लेके 1927 तक का वो पूरी हिस्ट्री है जो उन्होंने पढ़ी। और वो है कि उन्होंने जो लैंग्वेजेस सीखी वो इसलिए कि वो खुद पढ़ के समझ सकें। जैसे उन्होंने बीके दत्त जी के साथ रहते हुए बंगाली सीखी, ताकि बंगाली रेवोल्यूशनरीज के जो तजर्बे हैं वो बंगाली में लिखते थे, वो उसको पढ़ सके, आप पढ़ सके, वो पढ़ सकते थे। और काजी नजरुल इस्लाम की पोएम्स तो उन्होंने याद कर रखी थी। जब मदन लाल धिंगड़ा पे वो लिख रहे हैं तो उस पे वो मतलब काजी नजरुल इस्लाम की पूरी पोएम जो है उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसका था विद्रोही, तो अपना पेन नेम भी विद्रोही कर लेते हैं। तो उन्होंने उर्दू तो हमारी मेन फर्स्ट लैंग्वेज थी एजुकेशन की और आम चर्चा की भी, वो तो उनका था ही, उस पर बड़ा उनको। लेकिन इंग्लिश उन्होंने खुद सीखी, इतनी अच्छी ड्राफ्टिंग है कि कई दफा हमारे हिस्टोरियन भी इसमें चकित हो जाते हैं कि शायद कोई और लिख के दे रहा था। एक जो बात कही जाती है, अब मोतीलाल नेहरू जी के साथ भगत सिंह की जेल में बहुत लंबी मतलब एक चर्चा हुई, जिसको जैतन मतलब जैतन सान्याल जी ने, जो उनकी पहली ऑटोबायोग्राफी है मई 1931 की, उसमें लिखा। और उसमें उन्होंने दो चीजें और लिखी, क्योंकि ये जो है कि जिन लोगों का कोई है नहीं वो हमें भ्रम डालने के लिए इन चीजों को लाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप, मैं लास्ट जो है कि गांधी जी की पूर्वता भगत सिंह कैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए है कि गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रही की जो ओथ है वो पढ़ लीजिए, कि मैंने कहा कि मेरा सत्याग्रही जो है वो जिस कानून को नहीं मानता उसको वो वायलेट करेगा और खुशी से उसकी सजा भुगतेगा। तो भगत सिंह ने क्या किया कि वो सेंट्रल असेंबली में गए, अपनी बात कही और उन्होंने वार्न किया, और उसके कहा कि ये तो हमने किया है, लेकिन हमारे इसमें मंशा क्या है, हम इतनी एक्यूरेटली क्यों उनको फोड़ा कि किसी को चोट तक ना आए, लेकिन क्योंकि आप ऐसा हम सीन बनाना चाहते थे कि हमें सुने बगैर आप छोड़े नहीं। तो इसलिए मतलब उन्होंने मतलब वही सत्याग्रही का काम किया। उसके बाद कि अगर आपके पास और कोई शक्ति नहीं है तो आत्मक शक्ति से लड़िए। तो जैसे अभी नीरा मतलब नीति नायर हैं, एक स्कॉलर वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के, वो क्योंकि लाहौर की फैमिली से हैं, बहुत मतलब उन्होंने दोनों तरफ से उस इतिहास को देखा है। तो उनका ये कहना कि भगत सिंह ने तो मतलब नॉन वायलेंट तरीके से पूरी आजादी की लड़ाई का मतलब सोच नहीं बदल दी, क्योंकि संपूर्ण आजादी का मता कैसे पास हुआ, गांधी जी को भी मतलब ये कहना पड़ा, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर को जब उन्होंने पूछा कि अब महात्मा जी क्या दरिशा, कहते कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, इट इज एंड मतलब टनल। लेकिन उन्होंने फिर बहुत सोच के ये ओथ लिखी और एक नया जो उत्साह है वो साल्ट सत्याग्रह के तरीके से निकाला। तो इसलिए ये दूसरी पूर्वता है। तीसरा जो उनका, लेकिन भगत सिंह के क्रिटिक जो है कि वो कहते हैं कि फिलंथ्रॉफी से, भला चाहने से समाज का भला नहीं होता। भला मतलब समाज को अगर आपने समाज में तब्दीली लानी है तो एक वैज्ञानिक समझ वाली गतिशील सामाजिक शक्ति पैदा करने की जरूरत है। और जिसका अभी जो लेटेस्ट उनका एनालिसिस एक वर्ड का हुआ कि फ्रांस वालों ने, फ्रांस के जितने हिस्टोरियन थे, उन्होंने एक क्वेश्चन अपने आप को रेज किया कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसने एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी पैशन पैदा किया, ये इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का। तो ये पैशन जो है वो दुनिया में कहां पर किस तरह रहा, तो उन्होंने लैटिन अमेरिका को स्टडी किया, उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया को स्टडी किया, उन्होंने मिडिल ईस्ट को स्टडी किया, और फाइनली उनका कंक्लूजन था कि अगर एक व्यक्ति को हम देखें या एक ग्रुप को देखें
तो वो भगत सिंह है जो रेवोल्यूशनरी पैशन को रिप्रेजेंट करता है। रेवोल्यूशनरी जज्बा जो है कि आप बिल्कुल क्लियर हैं, आप कोई भ्रम नहीं पैदा कर रहे अपने आप में, और इसी से उनके विचारों का वो निकलता है कि जब धर्म के प्रश्न पे वो एक लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि धर्म का जो एनालिसिस लियो टॉल्स्टॉय का है वो हमें ठीक लगता है कि धर्म की 3 परतें हैं, एक फिलॉसफी, एक ह्यूमन वैल्यूज और एक रिचुअलिज्म। वो कहते अगर हम रिचुअलिज्म की, सारा झगड़ा रिचुअलिज्म से होता है कि हमने इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना, हमने यहाँ से गुजरना है, नहीं गुजरना, तो वो कहते हैं अगर रिचुअलिज्म को आप छोड़ दें तो ह्यूमन वैल्यूज एक कॉमन कोर है जो सभी धर्मों की है। तो समाज में हमें उस पे एम्फसिस देना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति का अपना मल आएगा तो वो एथिस्ट है कि मैं कोई डंगोरी लेके कोई भ्रम पे खड़ा होके नहीं चलना चाहता, क्योंकि अगर मैंने नया दुनिया बनानी है तो भ्रम मुक्त होकर ही कर सकता हूं। तो ये, और लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उसको पब्लिक को बता रहे हैं, खुद नहीं पढ़ रहे। जो लोग उसको दूसरों को पढ़ा रहे हैं वो बताएं कि उन्होंने अपने आप को टेस्ट किया है, कि उनका अपने आप में, विज्ञान में, रीजन में विश्वास बना है, लेकिन हम उस पर प्रचार करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो पब्लिक के लिए उन्होंने कहा, और ये उनका आर्टिकल है, और तीसरा बात जो है, हम कई दफा मतलब आधा पढ़ के हम नुकसान करते हैं। मतलब हमारे ही बहुत से स्कॉलर्स ने कह दिया कि वो तो जी नेहरू जी को और सुभाष को टकरा के देख रहे थे, लेकिन वो पूरा आर्टिकल उन्होंने नहीं पढ़ा। वो आधा आर्टिकल जो है वो संत वासवानी पे है, और उन्होंने कहा कि नौजवानों को, बहुत से एक संत वासवानी है जिन्होंने अपने पीछे बहुत लगा रखा है, उनको वो सेवा दल में, उनको लोगों के उसमें भरम में रख रहे हैं, और उनकी सारी समझ एक शब्द में आ जाती है। उनके अपना है कि वो कहते हैं कि मतलब जितने ज्ञान था वो तो वेदों के बाद आगे कभी आया ही नहीं, वो वेदों में खत्म हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि ये बिल्कुल मतलब नौजवानों की फजूल है। दूसरी तरफ वो कहते हैं अभी 2 लेक्चर हुए हैं पंडित नेहरू, उसमें मतलब एक सोचने की, हमें मतलब सोचने के लिए कहते हैं, विचारों पे कहते हैं। नेताजी उस वक्त तक शायद ज्यादा जज्बाती बात कर रहे थे, लेकिन वो एक लेक्चर का है। अब बाद में तो इसलिए हमारे ही स्कॉलर जो हैं वो भी कई दफा जब पूरा नहीं पढ़ते तो प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं। लेकिन मतलब कि मैं समझता हूं कि अगर आप पूरी तरह देखेंगे तो भगत सिंह ने एक बहुत ही हमें सोचने का, हमें एक काम करने का और एक समझने का तरीका दिया है, और वो तरीका जो है वो कहीं भी टकराव में नहीं है। उसने आज़ादी की मूवमेंट, जब मैंने उनके बारे में एक, मुझे भी क्योंकि पहले शुरू में भ्रम था कि भगत सिंह को ज्यादा महानता मिल रही है, शायद मेरा मामा है इसलिए, तो मैं मिर्जापुर में नलिनी किशोर गुहा जो अनुशीलन समिति के अरबिंदो जी के सबसे क्लोजेस्ट साथियों में से थे, वो वहां आए थे उनके बुत का उद्घाटन करने के लिए। तो मैंने कहा कि इनसे मैं अपनी शक निवृत्ति कर सकता हूं। तो मैंने उन्हें पूछा कि अगर समझदारी की बात है तो बंगाल ने बहुत समझदार पैदा किए हैं, अगर बहादुरी की बात है तो जैतन बागा और सूर्या सेन, प्रीतिलता वाडेकर से मतलब ज्यादा मतलब और कौन हो सकता है। लेकिन फिर आप आए हैं भगत सिंह को ट्रिब्यूट पे करने के लिए, वो क्या खासियत है भगत सिंह की। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, और मेरी सारी शंका उसके बाद जब मैं भगत सिंह को पढ़ता हूं तो वो पूरा उसी पे है। वो कहते कि जब इस सदी के शुरू में हम आजादी के लिए लड़ रहे थे तो बार बार हम पे हमला हो रहा था धर्म के नाम पे। आपको पता है कि बंगाल की बांट जो है धर्म के नाम पे की गई, और वो कहते कि हम लड़ रहे थे उसके खिलाफ कि हमारे एका जो है उसको खत्म किया जा रहा है, मतलब लेकिन सजाएं दी जा रही थी, फजूल में लोगों पे जुल्म हो रहा था। तो एक मतलब हम पे डिस्परेशन थी, एक निराशा थी। लेकिन निराशा को दूर करने के लिए वो नौजवान खुदीराम बोस जैसे, कन्हैया लाल दत्त जैसे आए, जिन्होंने नौजवानों की वो निराशा दूर की। लेकिन ये एक मतलब फ्रस्ट्रेशन में लिया हुआ हमारा कदम था। लेकिन जब भगत सिंह और उनके साथी सीन पे आए तो उनकी मोटिवेटिंग फोर्स जो है वो लोगों के प्रति प्रेम है। तो ये जो लव फोर्स है, मतलब ये मैं समझता हूं कि उनकी आज हमारे लिए भी, कि हम आज भी वो जो बस्तीवादी विचारधाराएं हैं
जो हमारे समाज की कमजोरियों को और ज्यादा फैलाती हैं, उनको हम तभी लड़ सकेंगे अगर हम उसका अल्टरनेटिव जो है, जो आजादी की लड़ाई में भी मतलब एक बदल बने, वो बदल आज खड़ा करेंगे। तो हम इस सारी, और मैं समझता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छी सीरीज शुरू की है कि हम वो पूरे इतिहास को, मतलब इन दो व्यक्तियों के बीच में आपस में एक पूरकता के तौर पे, हाउ दे कम्प्लीमेंट ईच अदर, मतलब उसको देखते हुए मतलब हम आगे बढ़ेंगे, और उससे हमारा आज जो हम पे जिम्मेवारी है, जो आज हम पे चैलेंज है, उसको मीट कर सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कुछ प्रश्न हो तो वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जगमोहन सिंह। आज आपने हम लोगों को इतना लंबा सफर तय करवाया, और इतना एक मतलब जिसे हिंदी में विहंगम दृश्य कहते हैं, बर्ड आई व्यू, कि जिसमें आप हमें गदर पार्टी के पास भी ले गए, आप हमें टॉलस्टॉय और गांधी के पास भी ले गए, आप हमें सुभाष और मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के पास भी ले गए, आप हमें 1857 से भी गुजार लाए, और आपने इतिहास के को जिस तरह से प्रस्तुत किया वो बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। वो बहुत ही हम लोग इसको अभी कई बार सुनना होगा, इस पूरे आपके वक्तव्य को पूरा पूरा समझने के लिए और उसके बहुत सारे प्रश्नों से गुजरने के लिए। लेकिन एक दो सवाल आए हैं जिसमें से एक का जवाब तो आपने बिना पूछे ही दे दिया। वो सवाल ऐसा ही था, गांधी और जो आमतौर पे सवाल सबके मन में रहता है, और इसको इस तरह से पेश किया जाता है कि गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने चाहा नहीं। तो लेकिन मुझे लगता है कि वो जवाब आपने अपने वक्तव्य में बहुत खूबसूरती से दिया। दूसरा एक सवाल था जो मैंने चैट में देखा, वो ये था कि भगत सिंह ने जिस तरह से वैचारिक एक क्रांति पैदा की, और उन्होंने आपको भी ये श्रेय दिया है कि आपने भारत के लोगों को बताया कि भगत सिंह के विचार क्या थे, और वो ये पूछते हैं कि इसका हम होराइजन बड़ा कैसे कर सकते हैं, भगत सिंह के विचारों को और कैसे फैला सकते हैं। एक सवाल तो ये था, और दूसरा सवाल हम लोगों के मित्र हैं इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी से श्रुति, वो ये पूछ रही हैं कि क्या कुछ ऐसी किताबें आप या काम जो भगत सिंह पे हुआ हो जो आप सबसे पहले सजेस्ट करना चाहें, जैसे लोगों को पढ़वाया जा सके बार बार। तो ये दो सवाल हैं आपके लिए। और कार्यक्रम का समय मुझे लगता है कि बहुत थोड़ा ही बचा है, अब 5-7 मिनट। तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस पे कुछ रोशनी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया, सवाल बहुत गहरे। और पहली बात तो मैं बता दूं कि भगत सिंह ने अपने पिता के साथ उनकी एक मतलब है जो टेक्निकल ग्राउंड पे था, और उसमें उन्होंने कहा था कि जब मुझे असूल और जिंदगी में चुनना पड़ेगा तो मैं असूल चुनूंगा, जिंदगी नहीं चुनूंगा। तो इसलिए उनकी चॉइस बड़ी क्लियर है। अच्छा, दूसरा बात जो है कि अब उनके विचारों को तो है कि नौजवानों को आप खुद समझना होगा। जैसे ये प्रश्न बहुत जरूरी है कि हम उनको किस तरह उनके साथ, भगत सिंह के साथ संवाद कर सकते हैं। तो अगर मैं अपना ईमेल मेरा आपके पास है, आप सबसे शेयर कर दें, तो मैं उनको एक मानूस्क्रिप्ट हमने बनाया है जिसमें उन पे क्रिटिक है, जो उनकी राइटिंग्स है, उनको जिस लैंग्वेज वो मतलब एक दफा आप उसमें उनको पढ़ें, तो फिर उसके बाद सवाल, क्योंकि जब इंटरप्रेटर को पढ़ेंगे तो इंटरप्रेटर जो है वो आपको उनकी मुलाकात नहीं कराएगा, वो अपनी मुलाकात कराएगा। मैं जी कहता हूँ कि आप उनके जो मतलब सभी अभी जो पंजाबी वाले थे वो हिंदी में हुए, लेकिन अब उनको इंग्लिश में भी किया गया है ताकि जो मेन उनके विचारों की धुरी है उसको समझा जा सके। तो वो मेरे पास, मैंने मैन्युस्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, और वो मतलब मैं लाइब्रेरी, क्योंकि मेरे पास मैंने अभी अपने मदर को डेडिकेट करके लाइब्रेरी बनाई है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए आप मुझे एक ईमेल करिए,
तो मैं आपको वो दे सकता हूँ। और एक आखिरी बात जो है कि एक चीज जो हमने ढूंढी कि आखिरी किताब वो कौन पढ़ रहे थे, तो वो क्लारा जेटकिन की रेमिनिसेंसेस ऑफ लेनिन है। क्योंकि उसके पहले वो 2 फरवरी को लिख रहे हैं कि अगर आपने अच्छी तरह समझना है तो जीवन और विचार मतलब उन व्यक्तियों के जरूर पढ़िए, अकेले विचार मत पढ़िए, जीवन भी पढ़िए। तो इसलिए वो मैं समझता हूँ कि मतलब जो सिस्टमेटिकली अगर आप पढ़ना है तो वो मतलब मैं आपको एक मैन्युस्क्रिप्ट दे सकता हूँ, उसको पढ़िए, फिर उसके बाद हम विचार चर्चा जो है उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया प्रोफेसर जगमोहन सिंह। और मैं फिर से एक बार आपको इस बात के लिए हालांकि शुक्रिया बहुत छोटा सा शब्द है और बहुत फॉर्मल है, क्योंकि आज आपने जिस तरह से इस श्रृंखला की शुरुआत की, हम लोगों ने जो 5 दिनों का ये कार्यक्रम रखा है, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर क्या हो सकता था कि आप आए और हम लोगों से बातचीत करें भगत सिंह और उनके विचारों को लेकर। और हम लोगों ने भगत सिंह को आमतौर पे जो नौजवानों ने जाना है या देश के लोगों ने जाना है, वो किसी एक रिवोल्यूशनरी नौजवान है जो बड़ा साहसी है, उसी रूप में जाना है। अभी भी बहुत लोगों को ये जानना बाकी है कि भगत सिंह कैसे कितने वैचारिक रूप से प्रबुद्ध इंसान थे, और उस समय की सारी समस्याओं के बारे में, छूत समस्या, सांप्रदायिकता और ट्रेड डिस्प्यूट बिल और हर चीज पे, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं जिन्होंने हमें घेर रखा है, उन सब पे विचार कर रहे थे लगातार, और तरह तरह के पहलू से विचार कर रहे थे। और जब तक इस भगत सिंह को हम नहीं जानते हैं, तब तक वो साहसी नौजवान अधूरा ही रहेगा, जब तक हम उसके इस पक्ष को, जो वैचारिक, जिसे हिंदी में एक बहुत अच्छा फ्रेज है ज्ञान वृद्ध कहा जाता है, जैसे कि जो कितना ज्ञानी आदमी है, जब तक इस भगत सिंह को नहीं जानेंगे तो हम लोग इस देश का निर्माण आगे, उसकी लड़ाई जो है वो ठीक ढंग से नहीं लड़ पाएंगे। प्रोफेसर जगमोहन सिंह का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब साथियों का जो हमसे आप जुड़े